होते हैं और आप जो पुलिस है, रेस्क्यू है या दूसरे गवर्नमेंटल डिपार्टमेंट्स हैं उनको अवेयर कर रहे होते हैं अपने नॉलेज से। सर आप क्या समझते हैं सर, आप जब किसी सेमिनार में जाते हैं, आप किसी भी जो एज ए स्पीकर कहीं पे जाते हैं, तो आप क्या समझते हैं कि क्यों इन डिपार्टमेंट्स को जो है मजीद डेवलप होने की ज़रूरत है? देखिए मेरे ख्याल से इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश हर जगह पे होती है, बीट आर पुलिस, बीट आर रेस्क्यू इंस्टीट्यूशंस। अब होता ये है कि पुलिस जो है वो काफ़ी ज़्यादा ऑक्यूपाइड होती है, अंडर स्टाफ्ड है, अंडर फाइनेंस्ड है, अंडर फंडेड है। एक एसएचओ बेचारा रात को 12 बजे जो है वो नाके पे पुलिस स्टेशन कहीं ना कहीं होगा और सुबह जो है वो कोर्ट के अंदर होगा। तो उनकी ड्यूटी सिर्फ पुलिस तक कन्फाइन नहीं है, ऑब्वियसली वो कोर्ट्स में बतौर विटनेसेस भी जा रहे होते हैं, शातें भी करवानी होती हैं, मुल्जिमान को भी कहीं पेश करना है, कहीं पे हाई कोर्ट पे पेशी लगी है, कहीं पे सीनियर ऑफिसर ने बुलाया हुआ है, तो उनके ऊपर भी हम अलग से भी बात कर सकते हैं, लेकिन उनकी लिमिटेड नहीं होती। बिल्कुल 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 ठीक है सर। ये आम परसेप्शन जो है आवाम के अंदर देखने को मिलती है। मैं भी चाइल्डहुड में जब हम कोर्ट्स में जाते थे तो पुलिस को देखते थे तो अपने वालिदैन से, अपने सीनियर से पूछते थे कि ये पुलिस वाले इधर क्या कर रहे हैं। तो ये परसेप्शन जो है, इस हवाले से आप क्या कहेंगे कि पुलिस की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो ऑब्लिगेशंस है, वो कहाँ तक है, उनका क्या लेवल है सर? अच्छा, मेरे ख्याल से अगर किसी आईओ को कोई केस मार्क होता है ना, तो आइडियली स्पीकिंग के उसे कन्विक्शन की कोशिश करनी चाहिए मैक्सिमम। अब यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है कि कन्विक्शन किस हद तक होगी। अगर तो फॉल्टी इन्वेस्टिगेशन होगी तो बेनिफिट ऑफ द डाउट एक्यूज को मिल जाएगा, अगर डिफेंस लॉयर उसे अच्छे से एक्सप्लॉइट कर गया। अगर तफ्तीश बहुत अच्छी हुई होगी, कोई लकूना नहीं मिस हुआ होगा, स्पेशली मर्डर केसेस के अंदर, रेप केसेस या और ऐसे ऑफेंसेस जिनकी सजा कैपिटल पनिशमेंट है या लाइफ इम्प्रिजनमेंट है, तो वहां पे प्रोसिक्यूशन अपना केस प्रूव कर जाती है विद द हेल्प ऑफ एविडेंस। ठीक है। तो पुलिस के ऊपर जो एविडेंस का रोल है वो काफी क्रूशियल होता है, जिम्मेदारी होती है सर। इसी पे बिल्कुल मैं आने लगा हूँ सर, जो इन्वेस्टिगेशन का रोल है सर इनके पास, आप क्या समझते हैं कि खास तौर पे मैं रेप के केसेस के हवाले से बात कर रहा हूँ, क्योंकि ये एक ऐसा मसला है जिसमें विक्टिम जो है वो भी बताने में वो जो उसको मसाइल दरपेश होते हैं और ये केसेस जो है वो रेज भी नहीं होते, स्टैंड भी नहीं होते। आप क्या समझते हैं कलेक्शन ऑफ एविडेंस या प्रेजेंटेशन जो है रेप के केसेस में किस तरीके से पुलिस करती है और क्या क्या मसाइल दरपेश है इनको? यहाँ पे वैसे लास्ट जो मैंने पुलिस की ट्रेनिंग वर्कशॉप्स कराई थी वो इसी इन्वेस्टिगेशन के ऊपर ही करवाई थी, और अनफॉर्चुनेटली टू माय सरप्राइज वहाँ पे मेजॉरिटी ऑफ द आईओज, वो 40 आईओज का बैच था, उनमें से बहुत कम लोगों को एक्चुअली रेप की इन्वेस्टिगेशन करनी आती थी या जिन्हें आइडिया था कि हमने क्या करना है। उनका माइंडसेट सिर्फ यही था कि हमने फौरन से पहले जो है वो मेडिकल करवाना है, दैट्स इट। तो मेडिकल ठीक है, आपने प्रॉम्प्ट जितना मेडिकल होगा उतना अच्छा है, लेकिन रेप इन्वेस्टिगेशन इज नॉट लिमिटेड टिल द मेडिकल ऑफ द विक्टिम। अब आफ्टर द कसूर इंसिडेंट, वेरी फेमस केस, उसके बाद ये हुआ था कि साइंटिफिक एविडेंस को बहुत ज्यादा वेटेज मिल गया था कानून में, क्योंकि वाहिद उस केस के अंदर फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान हुआ था कि किसी को सिर्फ साइंटिफिक एविडेंस के ऊपर डेथ पेनल्टी मिली थी। उसके बाद से फिर काफी सारी पाकिस्तान में लेजिस्लेशन भी हुई जो कि बहुत अच्छी है कि आप विक्टिम का नाम नहीं ले सकते कहीं पे, प्रिंट मीडिया पे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे, डेफिनेटली वो एक आइडेंटिटी कंसील हो जाती है, बच्चे का या बच्ची का मुस्तकबिल महफूज हो जाता है, वो एक इंपॉर्टेंट चीज है। अब अगर हम बात करें रेप की इटसेल्फ, तो मैं यहाँ पे एक डिफरेंस ड्रॉ करना चाहूंगा, डिस्टिंक्शन ड्रॉ करना चाहूंगा कि रेप और सेक्सुअल अब्यूज आर एंटायरली डिफरेंट थिंग्स। बेसिक जो हमारी पुलिस लैक कर रही होती है ना नॉलेज में, वो उनको डिस्टिंग्विश करना नहीं आता कि ये केस रेप के अंदर फॉल कर रहा है 376 में, या ये केस जो है वो 377 AB में फॉल कर रहा है, विच इज सेक्सुअल अब्यूज। अब होता ये है कि जहां पे पेनिट्रेशन हो जाती है तो वो रेप कॉन्स्टिट्यूट हो जाता है, अगर इजैकुलेशन नहीं भी हुई तो भी वो रेप कॉन्स्टिट्यूट हो जाएगा। ऑन द कॉन्ट्ररी सेक्सुअल अब्यूज जो है वो अगर आप किसी को उसके प्राइवेट पार्ट्स पे टच कर रहे हैं, कोई बच्चा है, माइनर है, एडल्ट है, तो वो अब्यूज में कंसिडर हो जाएगा। पुलिस का ये पर्चा देना 376 और 511 का अटेम्प्ट टू रेप की बना के अटेम्प्ट टू कमिट एन ऑफेंस, वो अल्टीमेटली जाके बंदा एक्विट हो जाता है, क्योंकि वो रेप होता ही नहीं है, बेल्ड आउट भी हो जाता है बड़ी आसानी से, हम लोग भी करवा लेते हैं, इतना कोई मुश्किल नहीं आती। लेकिन यही केस अगर पुलिस सेक्सुअल अब्यूज का बनाए तो वहां पे विक्टिम एक्यूज्ड का बाहर आना बहुत मुश्किल हो जाता है। वहां पे अलोन उस खातून की, उस बच्चे की, उस बच्ची की टेस्टिमनी के ऊपर ही उसे पनिशमेंट हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट के पास इस तरह से केसेस मौजूद हैं जहां पे अलोन 10, 11, 12 साल की एक बच्ची के साथ सेक्सुअल अब्यूज का केस था, उन्होंने उसको रेप में नहीं लेके गया, वो आईओ अच्छा था, पढ़ा लिखा था,
फैमिली भी एजुकेटेड ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट से भी एक्यूज को अपहेल्ड हुई और सजा पूरी हुई उसकी। ठीक है सर। इसमें एक चीज़ बताएं कि एक इन्फ्लुएंस जो है वो जैसा आप कह रहे हैं कि मेडिकल कराते हैं सर, तो आपने कभी अपने एक्सपीरियंस के अंदर ये चीज़ भी देखती है कभी किसी डॉक्टर को भी कोर्ट से कन्विक्शन मिल गई हो गलत उसका जो है वो मेडिकल करने पे सर देखें प्रॉब्लम यहाँ पे ये है, पहले तो डॉक्टर्स को टेस्टिमनी के लिए लेके आना अदालत में बहुत मुश्किल होता है। यहाँ पे डेलिबरेटली मेडिकल लीगल रिपोर्ट्स ही पब्लिश नहीं, मैं सिर्फ रेप की नहीं इन जनरल बात कर रहा हूँ, चाहे वो मर्डर है, पीएमआर रिपोर्ट है पोस्टमार्टम की, या इनिशियल 324 है, कोई और बॉडीली इंजरीज हुई हुई है, लड़ाई झगड़ा है, डंडा सोटा कुछ भी है, या कोई और फायर आर्म इंजरी भी है, तो पहले तो डॉक्टर्स जल्दी से मेडिकल इशू नहीं करेंगे। अगर मेडिकल इशू होता है और फिर पुलिस के ऊपर आ जाएगा कि वो चालान सबमिट करें तफ्तीश करके, यहाँ पे आपको भी पता है कि चालान कितनी कितनी देर बाद आते हैं। फिर जब चालान आ ही जाता है फिर विटनेसेस को समन किया जाता है कि आए जी अपनी शहादत दें, फिर गवाहों को अदालतों के अंदर लाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो अब आपकी बात पे आ जाते हैं, जब डॉक्टर्स को समन किया जाता है तो काफी हद तक उनके वारंट्स भी कोर्ट इशू कर देती है कि इनको अरेस्ट करके लेके और ये गवाही दें। तो इस तरह से भी डॉक्टर्स लेट होते हैं, लेकिन अदरवाइज एज सच किसी डॉक्टर को उस तरह से पनिश नहीं किया जाता क्योंकि उनकी भी मसरूफियत होती है। आप जानते हैं 22 घंटे ड्यूटी, 18 घंटे ड्यूटी, समटाइम्स इमरजेंसी में जो फ्रेश बेचारे होते हैं वो 36 घंटे भी ड्यूटी कर रहे होते हैं। जी सर, आपने जैसे कैपिटल पनिशमेंट की बात की, आपका पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू क्या है कि एक इंसान की इनर मोरालिटी भी होती है सर, इंसान से ही गलती होती है सर, अगर कोई रेप जो जिसको कन्विक्शन होती है रेप के अंदर उसको डेथ पेनल्टी हो जाती है, आप नहीं समझते उसको ज़िंदगी में एक और मौका मिलना चाहिए जो फिर बाकी सजा मिल जाए उसको कोई? सर देखें बुनियादी चीज़ है कि गलती क्या होती है। मेरा आपसे सवाल है, गलती क्या होती है उमर? इंसान से कोई ना कोई गलती हो जाती है सर, जब वो कोई इंटेंशनली करता है कोई अनइंटेंशनली करता है। देखो इंटेंशनल अगर आप कुछ करते हो तो वो गलती नहीं होती जी। देखो क्राइम के अगर आप एसेंशियल एलिमेंट्स भी देखो ना तो उसमें मेंजरिया सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, वो एक एसेंशियल एलिमेंट इंग्रेडिएंट है। लेकिन रेप केस के अंदर जो है ये चॉइस होती है, ये आप ओवर पावर कर रहे होते हो अपने विक्टिम को, आप जबरदस्ती कर रहे हो, आप उसकी बॉडी वायलेट कर रहे हो। दिस शुड बी पनिशेबल बाय कैपिटल पनिशमेंट। इसकी सजाए मौत ही होनी चाहिए या मिनिमम लाइफ इम्प्रिजनमेंट होनी चाहिए, इससे कम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ठीक है। अच्छा सर, केस जो रेप के केसेस हैं उसमें सर नाजरीन को थोड़ा इसमें असिस्ट करें कि इसमें कुछ जो रेप विक्टिम होते हैं ये डायरेक्ट इनकी कोर्ट तक भी कोई रसाई होती है सर? देखिए इनिशियली तो ये होता है कि समटाइम्स जो विक्टिम होती है यहाँ पे एक अनफॉर्चुनेटली ट्रेंड ये कि विक्टिम को ब्लेम किया जाता है। सबसे पहले हमारे पास पास्ट में काफी सारी एग्जांपल्स हैं जहाँ पे पुलिस ही ब्लेम कर रही होती है, और इस तरह की आई वुड से कि इन मेरे ख्याल से उन अनकॉल्ड फॉर स्टेटमेंट्स होती हैं जो पुलिस रिलीज कर रही होती है, पुलिस सीनियर ऑफिशियल्स कह रहे होते हैं विक्टिम्स के बारे में, उनकी फैमिलीज के बारे में, विच शुड नॉट हैव हैपेंड इन द फर्स्ट प्लेस। अगर आपके सवाल की तरफ आए तो पुलिस जो रेप रिपोर्ट करना है वो इमीडिएटली तो आपने पुलिस को ही करना होता है। खुदा ना खास्ता अगर इमरजेंसी है तो यू कैन रिपोर्ट इट ऑन इमरजेंसी नंबर 15। उसके बाद जो है वो पुलिस ऑब्वियसली मौके के ऊपर आएगी, विक्टिम को क्वेश्चन करेगी, इंटरव्यू करेगी, और उनके पास यही एक ऑप्शन होता है कि दे टेंड टू गो फॉर मेडिकल इंटरव्यू, मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ द विक्टिम। अब मेडिकल एग्जामिनेशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है रेप केस के अंदर। मेडिकल एग्जामिनेशन इज नॉट ओनली कन्फाइंड टू फिजिकल एग्जामिनेशन, बॉडीली एग्जामिनेशन ऑफ द विक्टिम, इट इन्वॉल्व्स फिंगरनेल स्क्रैपिंग्स एज वेल, इट इन्वॉल्व्स द क्लोथ्स, कपड़े जो विक्टिम ने पहने हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जहाँ पे रेप कमिट किया गया होता है वो जगह बहुत इंपॉर्टेंट होती है, वहां से हो सकता है आपको कोई इस तरह की ट्रेस एविडेंस मिल जाए फोरेंसिक्स से रिलेटेड, जिससे आपके विक्टिम जो है विक्टिम का मिलेगा, साथ ऑब्वियसली एक्यूज्ड का भी कुछ ना कुछ मिल जाएगा, कोई ड्रॉप्स इस तरह के मिल जाएंगे जिनसे आप एक्यूज्ड की तरफ इन्वेस्टिगेशन को लेके जा सकते हैं। रेप केसेस के अंदर वैसे भी मोस्टली ये होता है, मोस्ट केसेस के अंदर कि विक्टिम जो है वो अपने परपेट्रेटर को बाय नेम जानता या जानती होती है। अगर बच्चा है तो वो भी जानता होता है, समटाइम्स इट्स इमीडिएट या डिस्टेंट फैमिली के लोग भी कर रहे होते हैं, या कोई टीचर्स मदरसे के लोग, इस तरह की चीजें भी चल रही होती हैं। लेकिन पुलिस की तफ्तीश का जो बुनियादी होता है वो मेडिकल होता है, और मेडिकल जितना टाइमली होगा उतनी उसकी वैल्यू होगी। और डिस्टिंग्विश करना मैं फिर जोर दूंगा कि आप सेक्सुअल अब्यूज को अगर सिंपली किसी बच्चे को टच किया गया है तो आप उसको सिर्फ उस हद तक रखें, आप उसको सेक्सुअल अब्यूज में ले जाएं, उसे रेप में ना ले, क्योंकि वो मेडिकल लीगल से प्रूव नहीं होगा। अगर वो प्रूव नहीं होगा तो आप कन्विक्शन नहीं ले पाएंगे। ठीक है सर, इसमें आप खुद भी माशाल्लाह से टीचर रहे हैं, पढ़ाते रहे हैं स्टूडेंट्स को सर, रेप का जो लॉ है सर, अगर हम कंपेयर करें ब्रिटिश लॉ से, क्योंकि हम खुद भी जहाँ पे ब्रिटिश रहे हैं, तो वो जो ब्रिटिश लॉ है वो डेवलप हुआ है
ठीक है, या इंटरनेशनल लॉ रेप के ऊपर डेवलप हुआ है, पाकिस्तान में जो रेप का लॉ है उसको मजीद लेजिस्लेट करने की ज़रूरत समझते हैं आप? अच्छा देखें, मैं आपका ना दो चंक्स में क्वेश्चन है। एक तो ये कि जो रेप का लॉ है जी, हमने वहां से ही ड्राइव की है। आपको भी पता है कि जो पाकिस्तान का जो पाकिस्तान पीनल कोड है ये 1908 का है जी। तो ये सॉरी 1908 कह रहा हूँ, 1860 का है। 1860 ये पाकिस्तान बनने से भी पहले का है। तो जो वो रेप की जो डेफिनेशन है, रेप का जो क्राइटेरिया है, वो तो ऑलरेडी हमने वहां से ही उठाया। उसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं हमने उसके लिए ऊपर जो लेजिस्लेशन की है वो उसको थोड़ा सा एक्सटेंड किया है कि अगर प्रीटेक्स्ट ऑफ मैरिज के ऊपर कोई रेप कर रहा है या आइडेंटिटी छुपा के रेप कर रहा है, इस तरह की 375 के अंदर रेप डिफाइंड है। उसके अंदर काफी सारी अमेंडमेंट्स हम लोगों ने की हैं। फिर एज का भी हमने उसके अंदर किया है कि अगर रेप तब भी रेप ही होगा अगर कोई माइनर कंसेंट कर देता है। आप उसे इस तरह से एक्सप्लॉइट करते हो, बच्ची की एज 11 साल है, 12 साल है, 13 साल है, और आप उससे कंसेंट ले लेते हो, चाहे वो विलफुली कंसेंट दे या आप उसे परसुएड करें, कन्विंस करें फॉर दैट कंसेंट, स्टिल अंडर द लॉ इट फॉल्स अंडर द एम्बिट ऑफ रेप। अब अगर मॉडर्न डेवलपमेंट की बात करें तो मेरे ख्याल से हमें इसके अंदर टेक्नोलॉजी को और फोरेंसिक साइंस की जो एविडेंस कलेक्शन है, प्रिजर्वेशन है, ट्रांसपोर्टेशन है, उस प्रोसीजर को एक्सपेडाइटेड बनाने की जरूरत है। रूल्स इससे रिलेटेड बनाने की जरूरत है कि एक स्पेशलाइज्ड पुलिस यूनिट जो कि ऑलरेडी है भी है, उनको प्रॉपर किट्स दी जाएं कि वो रेप सैंपल्स जो है वो स्क्रेप्स लें, वो स्वैब्स अच्छे से कलेक्ट कर सकें, अगर कहीं से स्पिट मिल जाए या स्वैब्स वजाइनल स्वैब्स कलेक्ट करने हैं उसको कर लें। इसके ऊपर बल्कि एक बड़ी सेलिब्रेटेड जजमेंट भी थी दी देन अभी तो वैसे जस्टिस आयशा मलिक हैज बीन प्रोमलगेटेड टू ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। उससे पहले जब वो हाई कोर्ट में थी तो उन्होंने इसके ऊपर एक बहुत अच्छी जजमेंट दी थी जो TFT के ऊपर थी, 2 फिंगर टेस्ट के ऊपर। इनिशियली खातून का जो है वो क्राइटेरिया माना ये जाता था कि उसका कैरेक्टर जो है वो रेलेवेंट है, और बदकिस्मती से रेप विक्टिम की इतनी कैरेक्टर असैसिनेशन कोर्ट के अंदर की जाती थी जिसको उन्होंने एलिमिनेट कर दिया था कि अगर खातून वर्जिन नहीं भी है, अगर खातून की हाइमेन ब्रेक भी है, उसके बावजूद इफ शी इज अलेजिंग एंड एक्यूजिंग दैट शी हैज बीन रेप्ड देन दैट इज रेप, द एंड। तो ये उनकी बहुत अच्छी एक जजमेंट थी, लैंडमार्क थी, जिसको वर्ल्ड वाइड रिकॉग्निशन और एप्रिसिएशन भी मिली थी। ठीक है सर ओपन कोर्ट के हवाले से मैं एक सवाल करना चाह रहा हूँ आपसे कि रेप केसेस की हेयरिंग ओपन कोर्ट में होती है? अगर होती है तो फिर क्या इसमें क्या रिफॉर्म्स की जरूरत है? अच्छा, समटाइम्स इट डिपेंड्स, इट वेरीज ऑन केस टू केस। जहाँ पे अगर विक्टिम की एज कम है, एज इन 7 साल, 8 साल, 9 साल, एक मुझे याद है मैंने I cannot obviously name the person, एक 11 साल की बच्ची के साथ रेप हुआ था और we got that person life imprisonment back in 2017, 2018, 2017 I guess। तो उस सिचुएशन के अंदर हुआ ये था कि बच्ची की एज जो थी वो चूंकि काफी कम थी और जो एक्यूज था he was 35 years old at that time, और वो उसको 2-3 दफा जब उसने घूरी करवाई ना ओपन कोर्ट के अंदर, तो हम फिर लॉयर्स थे, टीम थे, प्रोसिक्यूटर्स भी ऑब्वियसली साथ थे, तो हमने फिर काफी ज्यादा उसे डांटा और फिर हमने उस खातून जो विक्टिम थी बच्ची, उसके सामने एक जो है वो पर्दा करवा दिया था, एक स्टैंड लगवा दिया था जो कि जज साहब उसे नजर आ रहे थे, हम उसे देख सकते थे, जज साहब उसे देख सकते थे, लेकिन ना वो एक्यूज को देख सकती थी ना एक्यूज उसको देख सकता था, और वो सेम कोर्ट सेम प्रीमिसेस के अंदर इजीली अपने टेस्टिमनी जो है वो जज को रिकॉर्ड करवा सकती थी और जो सवाल दूसरा लॉयर पूछ रहा था उसके जवाब भी दे सकती थी। नहीं सर, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि बाज़ जो रेप के केसेस हैं, जो विक्टिम होती है बेचारी, वो तो अपने भाई को बताते हुए भी हेसिटेट हो रही होती है, तो कोर्ट के अंदर जब सर जो जज साहब हैं उसके बारे में ये FIR लाउडली तरीके से पढ़ी जाती है, पीछे ऑडियंस भी बैठी होती है, आप नहीं समझते कि अलग कोर्ट्स होनी चाहिए इसमें और सिर्फ रेलिवेंट बंदे इसमें होने चाहिए? सर देखें, जो प्रैक्टिस चली आ रही है, जो FIR पढ़नी है वो तो बेल स्टेज के अंदर होता है, यूजुअली हाई कोर्ट के अंदर आके आप लाउडली बेल्स के दौरान FIR ऊंची पढ़ रहे होते हैं, कोर्ट भरी होती है, अमला भी होता है, पुलिस भी होती है, सब सुन रहे होते हैं, समटाइम्स रेप विक्टिम भी मौजूद होती है, समटाइम्स वो नहीं भी मौजूद होती। बदकिस्मती है, सेपरेट प्राइवेसी होनी चाहिए, राइट टू डिग्निटी सबके पास है, आइडेंटिटी उनकी महफूज होनी चाहिए, नहीं होना चाहिए, लेकिन इस टाइम प्रिवेलिंग सिस्टम तो यही है कि इसका ट्रायल इन कैमरा नहीं है, फेयर ट्रायल की डिमांड ही ये है कि वो ओपन हो।
और वो सबके सामने हो, और अगर खातून सच बोल रही है, रह गई बात बताने की, तो इस केस के अंदर अवेयरनेस की बहुत ज्यादा जरूरत है। आप इस तरह से तरबियत करें कि वो इमीडिएटली रिपोर्ट कर सकें उसको। अगर वो रिपोर्ट करते हैं तो पुलिस मेरे ख्याल से काफी इस टाइम एटलीस्ट हियर इन लाहौर दे आर क्वाइट एफिशिएंट इन रिस्पॉन्डिंग स्पेशली टू रेप कॉल्स। एक और चीज मैं यहाँ पे उमर ऐड करूंगा, मेरे माइंड में आ रही है। एक मैं रिसेंटली सेफ सिटी अथॉरिटीज एक वर्कशॉप के लिए गया हुआ था, मेरे नॉलेज में आया था कि रेप की जो है वो फेक 15 की कॉल्स भी बहुत चलती हैं। वो कहते हैं कि ऑलमोस्ट आउट ऑफ 190 कॉल्स जो हैं वो रेप की जो इमरजेंसी कॉल चलती है वो फेक होती है। अब उसकी रीजंस और डिटेल्स आई लीव टू ऑडियंस के वो सोचेंगे नहीं, इस पे कोई एक्शन नहीं लेती पुलिस पे सर, उसको पकड़े। समटाइम्स पुलिस ट्रेस करती है, लेकिन चूंकि आगे खातून कॉल कर रही होती है, दे टेंड टू स्टेप बैक कि हम क्या करें। हाँ, अगर कोई ज्यादा सुवियर मामला हो तो पुलिस 25D टेलीग्राफ एक्ट का वो कॉमन प्रैक्टिस होती है, पर्चा दर्ज कर देती है, लेकिन ऐसा होता नहीं है, कॉमन प्रैक्टिस नहीं है। क्योंकि आपको पता है पाकिस्तान में हम अलग से भी शो कर सकते हैं झूठी FIR के ऊपर जो यहाँ पे करवाई जाती है, लेकिन इट्स फॉर ठीक। सर, इसमें एक कंसेंट की आपने बात की कि कंसेंट होना जो खातून की तरफ से वो ज़रूरी है, ठीक है सर, चाहे वो हस्बैंड वाइफ भी हैं। आपके पास आपके एक्सपीरियंस में कोई ऐसे केस भी आई है कि वो वाइफ आई हो अपने हस्बैंड के खिलाफ? अच्छा देखें, अगेन लीगली स्पीकिंग इन पाकिस्तानी जुरिस्डिक्शन कॉन्टेक्स्ट जी, पाकिस्तान के अंदर देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ पोस्ट मैरिटल रेप, ये आपने बात याद रखनी है। हाँ, अगर आप यूके के अंदर हैं, आप USA के अंदर हैं, आप यूरोपियन कंट्रीज के हैं, वहां पे पोस्ट मैरिटल रेप का भी कॉन्सेप्ट है कि अगर वाइफ इनकार भी कर रही है लेकिन हस्बैंड जो है वो उसे एक्सेप्ट नहीं कर रहा, उसके बावजूद फोर्सफुली उसको रेप करता है, वहां उस कॉन्टेक्स्ट में आप ये वर्ड रेप यूज कर सकते हैं, तो वो रेप के एम्बिट में फॉल करेगा। हियर इन पाकिस्तान देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ पोस्ट मैरिटल रेप। यहाँ पे खातून इज अंडर लीगल ऑब्लिगेशन, अंडर शरई ऑब्लिगेशन, क्योंकि इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस इसके अंदर आ जाता है। वहाँ पे जो तलकीन है वो यही है कि खातून हैज टू मेक हर अवेलेबल। वो कुछ चीजों की डिमांड जरूर कर सकती है, बट शी कैन नॉट रिफ्यूज टू हर हस्बैंड। ये अंडर इस्लामिक लॉ। नहीं सर, मैं ये उन केसेस की बात कर रहा हूँ, जैसे आपने इस्लामिक लॉ की बात की, अगर हम बात करें कैपेसिटी की, एज के हवाले से खातून की, लड़की की, तो उसकी बिफोर द एज ऑफ पॉवर्टी अगर उनकी शादी कर दी जाती है तो वो एक किस्म का रेप कंसीडर नहीं होगा सर? मैंने एक लास्ट वीक ही हाई कोर्ट के अंदर इसी तरह की एक रनअवे मैरिज थी, एक जो हमें इधर लाहौर से ये केस आया, वो 33 साल का लड़का था और 11 साल की लड़की थी, और वो कुछ सामान लेने के लिए गई, भाग गए, हम लोगों ने अगवा की, उन्होंने FIR करवाई, अगवा की, FIR करवाने के बाद पुलिस ने जब ट्रेस किया तो पता चला कि उस बच्ची ने अपनी एज जो है, लड़के वालों ने 18 साल लिखवा के उस बच्ची का निकाह कर दिया है। मेरे ख्याल से यहाँ पे हमें लेजिस्लेशन की जरूरत है बहुत ज्यादा, कि रनअवे मैरिजेस जो हैं दे आर डिस्ट्रॉइंग आवर कल्चर, और आई कंसिडर इट रेप। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे जजेस जो हैं वो इससे डिसएग्री करते हैं। उनका जरा इसके ऊपर डिफरेंट ओपिनियन है। वो कहते हैं कि जब खातून ने प्यूबर्टी अचीव कर ली है, शी हैज एवरी राइट टू चूज हर स्पाउस। मैं रिस्पेक्टफुली ये अर्ज करूंगा कि ठीक है, एवरी वुमन हैज राइट टू चूज हर स्पाउस, इसमें कोई बुराई नहीं है, कर सकती हैं बेटियों को, बेटों को, सबको बराबर हक है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि एक स्कूल गोइंग बच्ची जब घर से किसी काम से जाए और वो वहां से कहीं और भाग के शादी कर ले, वो एक पूरी फैमिली इंस्टीट्यूशन को डिस्ट्रॉय कर देगी चीज एट द एंड ऑफ द डे। अभी ना होगी, 5 साल बाद, 7 साल बाद, 10 साल बाद ये चीज हमें हॉन्ट करेगी। इस केस के अंदर भी ऐसा ही हुआ। अब होना ये चाहिए कि जो आपका निकाह रजिस्ट्रार है उसका भी एक पर्चा होना चाहिए, उसको भी अंदर होना चाहिए 420/6871 में, और साथ एक स्पेशल लेजिस्लेशन हो जहाँ पे वो अंडर एज लड़की की शादी करें जी, और उसको हो। क्योंकि PPC ने तो 376(5) के अंदर कह दिया कि अगर आप मैरिज के प्रीटेक्स्ट के अंदर भी कर रहे हैं, लेकिन अगर वो लड़की अंडर एज है, वो वली के बगैर निकाह नहीं कर सकती। तो जहाँ पे वली के बगैर निकाह हो रहा है और लड़की की एज भी 11 साल है, 10 साल है, 12 साल है, तो वहां पे वो रेप ही होना चाहिए। आप उसको खुदा रहा, अगर आप ठीक है ऑनर किलिंग का डर है, कोई इस तरह का मामला है, तो आप बच्ची को दारुल ईमान भेज सकते हैं। आप बच्ची को इस तरह से ना करें कि उसके हस्बैंड के साथ ही भेजें और वो बाप के खिलाफ अदालत में आके शिकायत करे कि मुझे बाप से खतरा है जिसने उसको पाला है, पढ़ाया, लिखाया, इस काबिल बनाया। तो ये एक प्रॉब्लम हमारे मुआशरे में मेरे ख्याल से रेज होना शुरू हो रही है, बल्कि ये पीक पकड़ना शुरू हो गई है। ठीक है सर। सर, इसमें अब मैं सवाल करना चाह रहा हूँ फॉरेंसिक साइंस के हवाले से। जो फॉरेंसिक साइंस है वो रेप के केस को कितना जो है वो मजबूत करती है और विक्टिम को उसमें कितना फायदा होता है? पुलिस इसमें क्या इसका रोल होता है? सर, मैं आपको बॉटम लाइन एक स्टेटमेंट दे देता हूँ कि
फोरेंसिक साइंसेस जो आपकी ट्रेस एविडेंस है, जो साइंटिफिक एविडेंस है रेप केस के अंदर, वो आपको सजा भी दिलवाएगी और आपको बेगुनाह भी करवाएगी। ठीक है। इसी के ऊपर आपका पूरा केस रिलाय कर रहा होता है। मर्डर केस के अंदर, मंशियात के केस के अंदर, बॉडीली इंजरी केसेस के अंदर मेडिको लीगल रिपोर्ट्स की इम्पोर्टेंस होती है, बहुत होती है, उनसे भी कन्विक्शन रिलीज हो सकती है। लेकिन ये कि वहां पे कोई एक बेनिफिट ऑफ द डाउट एक्यूज को कोई एक मिलना होता है। लेकिन रेप केस के अंदर अगर रिपोर्ट ही, अगर एक लड़की ने अलेज किया है कि मेरा रेप हुआ, मेडिकल रिपोर्ट में आता है कि रेप हुआ ही नहीं है, निगेट हो गया, तो स्ट्रेट अवे इट्स अ केस फॉर एक्विटल। आपको वो पूरे ट्रायल के प्रोसीजर से भी गुजरने की जरूरत नहीं है। यू कैन गो फॉर स्ट्रेट अवे 265 के, आप एक्विटल फाइल करें, आर्ग्यू करें, रिपोर्ट साथ लगाएं, आप बाहर हैं। सिर्फ इतनी सी बात है। फिर आपके ऊपर है कि आप उस खातून के खिलाफ कार्रवाई करना चाहते हैं या नहीं चाहते, वो एक अलग डिबेट है। अदरवाइज रेप केसेस के अंदर एविडेंस जो है इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि यही आपको एक्यूज की तरफ लेके जाएगी। अगर खातून अलेज करिए, खुदा न खास्ता गैंग रेप का केस है, वहां पे भी यू कैन आइडेंटिफाई दी a person. Sometimes the sperm of one person or two person or three accused person is found during the medical examination of the victim. तो वहाँ पे it becomes sometimes convenient, sometimes difficult to trace the person. एक मुझे याद है हमारे पास केस आया था, मैं नाम नहीं लूंगा ऑब्वियसली, विक्टिम का भी ना कोर्ट का। उसके अंदर ये हुआ था कि खातून जो थी, शी वॉज अ ब्लैक मेलिंग लेडी, शी वॉन्टेड टू ब्लैकमेल द एक्यूज्ड पर्सन फॉर मॉनिटरी गेन्स। अब हुआ ये कि उसने जब उसके ऊपर पर्चा करवाया अगवा का, वो एक मैं बता देता हूँ, मांगे थाने के अंदर FIR हुई, बाद में कॉन्सिक्वेंट उसकी FIR जो है वो, सॉरी पहले इनिशियल FIR पाकपतन थाने के अंदर हुई अगवा की, फिर कॉन्सिक्वेंट FIR मांगे थाने के अंदर 376 की हुई। तो पाकपतन थाने ने पूरे वर्जन को निगेट कर दिया कि जी यहाँ पे कोई किसी किस्म का अगवा नहीं हुआ। और रेप भी मेडिकल एग्जामिनेशन के अंदर जब आया तो उसकी एक तो प्रॉब्लम यहाँ पे ये कि रिपोर्ट्स जो है बहुत डिलेड आती हैं। इन केस अगर टाइमली आ भी जाए, बहुत जल्दी कोर्ट प्रेशराइज करे या कोर्ट समन कर ले इन पर्सन, तो फिर So we are going to have 7 temples here. In this area, just outside Parkota, there will be separate temples, not together. 7 separate temples will be built. कि इस पूरे स्ट्रक्चर में आयरन कहीं नहीं इस्तेमाल हुआ है, क्योंकि आयरन की लाइफ जो है वो 94-95 ईयर्स होती है। हम तो 1000 ईयर्स का